Hello students, welcome to my new show e-learning कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विथ डॉक्टर दिनेश भक्कर। तो मेरे YouTube चैनल का नाम भी डॉक्टर दिनेश भक्कर। तो जैसा कि आप जानते हैं, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस फर्स्ट ईयर बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए एज पर दी सिलेबस ऑफ KBC नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हमने ये नया टॉपिक शुरू किया है, जिसका आज हम MCQ का वीडियो देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने 5 चैप्टर की प्रॉब्लम्स की वीडियो भी बनाए हैं इसी चैप्टर पर। चलिए तो MCQ का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने कौन कौन से चीज़ें सीखी, और ये लास्ट वाला वीडियो है तो आपको रिवाइज हो जाए। तो हमने सबसे पहले वीडियो में ब्रांच का मीनिंग देखा, थोड़ा थेरोटिकल पार्ट से हमने शुरू किया। टाइप क्या होते हैं ब्रांचेस के, जैसा डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फॉरेन ब्रांच। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांच है, तो हमने उसके फीचर्स देखे। अकाउंटिंग की मेथड्स होती है डिपेंडेंट ब्रांच की। डिपेंडेंट ब्रांच की बुक्स हेड ऑफिस की बुक्स में लिखे जाते हैं। हेड ऑफिस डिपेंडेंट ब्रांच के अकाउंट मेंटेन करता है। तो 2 मेथड होती है, डेटा सिस्टम जिसके हमने 4 प्रॉब्लम लिए, और स्टॉक एंड डेटा सिस्टम का हमने एक ही प्रॉब्लम लिया जो 5वां प्रॉब्लम था। आज के इस वीडियो में हम MCQ क्वेश्चंस देखेंगे, उन्हीं सारे प्रॉब्लम से रिलेटेड। प्रैक्टिकल MCQ क्वेश्चंस भी हैं और कुछ थ्योरेटिकल MCQ क्वेश्चंस भी है। टोटल 12 MCQ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। पहला MCQ आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ब्रांच which does not maintain its own set of books is, ऐसी कौन सी ब्रांच है जो अपने खुद के बुक्स नहीं मेंटेन करती। जैसा कि अभी हमने जाना, वो डिपेंडेंट ब्रांच है। इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है, बी जो आंसर दिया गया है वो क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंटली अपना सब काम करता है, मतलब बुक्स भी मेंटेन करता है। फॉरेन ब्रांच ये अलग कंसेप्ट है, वो भी अपने बुक्स खुद मेंटेन करता है। लोकल ब्रांच कोई कंसेप्ट ही नहीं है, मतलब बी सी डी ये आंसर नहीं है। राइट आंसर क्या है, ए, डिपेंडेंट ब्रांच। क्या क्वेश्चन था, ब्रांच डज नॉट मेंटेन इट्स ओन सेट ऑफ बुक्स इज डिपेंडेंट ब्रांच। अब हम देखेंगे दूसरा MCQ। अंडर ब्रांच अकाउंट डेटर सिस्टम, ब्रांच अकाउंट के डेटर सिस्टम में क्या हो रहा है, देखिए, द डिप्रिसिएशन ऑफ एन असेट इज, क्या करते हैं, एसेट का डिप्रिसिएशन हम ब्रांच अकाउंट में शो करते हैं या नहीं शो करते हैं। देखिए उसी से रिलेटेड सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शोज इन डेटर्स अकाउंट। भाई असेट का डिप्रिसिएशन है डेटर अकाउंट में, क्यों शो करेंगे, बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन तो होता ही नहीं है। बी, शोन इन डेबिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट। ठीक है, डिप्रिसिएशन ये खर्चा है ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में हम मेंशन कर सकते हैं, बट डिपेंडेंट ब्रांच सिस्टम के डेटर्स मेथड में ये शो नहीं होता है, कहीं शो नहीं होता है। तो बी भी हमारा आंसर नहीं है। तो राइट आंसर यहां दिखाई दे रहा है सी, नॉट शोन इन ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट में हम शो ही नहीं करते। और चौथा ऑप्शन आपका आ रहा है डी, शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच। ब्रांच के डेबिट साइड पर भी नहीं शो होता, क्रेडिट साइड पर भी नहीं शो होता। डेटर्स तो यहाँ कोई संबंध ही नहीं है। तो राइट आंसर आ गया आपका सी, नॉट शोन इन ब्रांच अकाउंट। तीसरा MCQ देखेंगे हम। अंडर ब्रांच अकाउंट डेटर सिस्टम, देखिए फिर से डेटर सिस्टम आ रही है यहाँ पर। डेटर सिस्टम में क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स आर रिकॉर्डेड इन। देखिए असेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है आपको पता है, डेबिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में। ऑब्वियसली एट द एंड लास्ट में हम ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो राइट ऑप्शन ए है हमारा, और सी और डी तो कोई काम का ही नहीं है। फर्स्ट क्रेडिट एंड डेबिट साइड, फर्स्ट डेबिट एंड क्रेडिट साइड, सी और डी तो कोई काम का नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, ए, क्लोजिंग बैलेंस जो होते हैं असेट्स के वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में। चौथा MCQ देखेंगे हम यहाँ पे, फोर्थ MCQ। ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस सच एज रेंट, सैलरी आर पेड बाय हेड ऑफिस इन केस ऑफ, कौन सी केस में ब्रांच रेंट, सैलरी, ये सारे खर्चे हेड ऑफिस करता है। ब्रांच की ये जो सारे खर्चे होते हैं हेड ऑफिस करता है। डिपेंडेंट ब्रांच में डिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट ब्रांच में ये सारी चीजें ब्रांच खुद कर लेती है। लोकल ब्रांच तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। फॉरेन ब्रांच में भी सारी चीजें फॉरेन ब्रांच खुद करती है। मतलब डिपेंडेंट ब्रांच ही ऐसी ब्रांच है जिसको हर छोटी छोटी चीज यानी रेंट, सैलरी के लिए हेड ऑफिस पर डिपेंड होना पड़ता है। तो राइट आंसर आ रहा है हमारा डिपेंडेंट, डी, डिपेंडेंट ब्रांच। अगला एमसीक्यू आ रहा है आपका 5वां एमसीक्यू, अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। दूसरी मेथड आ गई है हमारी, अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन व्हेन गुड्स टू बी सेंड टू ब्रांच इज एट। देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो होता है ना वो किससे रिलेटेड होता है आप सोचिए। अगर कॉस्ट प्राइस में कुछ तो भी आप चीज जोड़ दो और वो जोड़कर आप इनवॉइस बनाओ तो उसको हम इनवॉइस प्राइस कहते हैं। तो अगर इनवॉइस प्राइस पर माल भेजा हो तो उसका स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ता है और स्टॉक रिजर्व निकालकर वो हम उसके ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट पे। स्टॉक रिजर्व को हम कभी कभी लोडिंग भी बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो नॉर्मल होती है उसमें कोई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की जरूरत नहीं, लेकिन इनवॉइस प्राइस ही है जहां पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की जरूरत होती है। मार्केट प्राइस तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पर डिपेंडेंट ब्रांच में, और नॉर्मल प्राइस तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं। तो राइट आंसर हमारा बी आ गया। अगला एमसीक्यू देखेंगे, 6th एमसीक्यू, और इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए हमको एक कैलकुलेटर भी लगने वाला है। तो हम कैलकुलेटर भी यहाँ पर ऑन कर देते हैं। ये आ गया आपका छोटा सा कैलकुलेटर। अब हम प्रॉब्लम को पढ़ लेंगे। द हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स एट कॉस्ट एंड इंटरप्ट्स द ब्रांच टू सेल द गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को माल भेज रहा है, कॉस्ट प्राइस पर भेज रहा है, एट कॉस्ट पर भेज रहा है, और इंस्ट्रक्ट करता है उनको कि आप माल बेचते समय सेलिंग प्राइस पर 20% प्रॉफिट हो, इस हिसाब से माल बेचे। मतलब 80% उसकी कॉस्ट प्राइस होगी और 20% उनका प्रॉफिट होगा। बेचते समय 100 रुपीज का बेचेगा। यानी समझ आ रहा है आपको, 100 रुपीज में यदि उसने माल बेचा तो इसके अगर 20% हम निकालते हैं तो 20 रुपीज आएंगे। देखिए 100 में से अगर 20 रुपीज हम माइनस कर दें तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या रह जाती है, 80 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल सेल, टोटल सेल इफ, अब टोटल सेल पूछा गया है। व्हाट इज द टोटल सेल इफ, तो हमको 100 रुपीज पूछे गए, मतलब टोटल सेल, क्योंकि 80 रुपए तो हमारी कॉस्ट प्राइस है, 20 रुपए हमारा प्रॉफिट है, तो हमको टोटल सेल पूछा गया है जो 100 रुपए है। तो ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 36,000, ब्रांच से माल मिला हमको 6 लाख का। देखिए 36,000 हम ऐड करेंगे, 36,000 में 6 लाख रुपए ऐड करेंगे, 6 लाख का माल हमको मिला। टोटल हो गया हमारे पास 6,36,000 का माल। उसमें से 60,000 का माल बच गया, माइनस कर दीजिए। ओके, मतलब आपने 5,76,000 का माल बेच दिया। अब आपको जानना है कि आपका टोटल सेल कितना है। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 80 करेंगे और इंटू 100 करेंगे। डिवाइडेड बाय 80 क्यों, क्योंकि ये 80% अमाउंट है, क्योंकि हमारी कॉस्ट प्राइस है, हमको निकालना 100% अमाउंट है, हमको निकालना टोटल सेल है। तो राइट आंसर आ रहा है आपका बी। हम एक बार देख लेते हैं, आ गया हमारा राइट आंसर बी। देखिए उसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो ए आंसर नहीं है, कुछ तो भी अलग दिख रहा है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, इस तरह से चलेगा। बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस कैलकुलेटर को हम 0 भी करना है हमको। ओके, कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ ब्रांच आर 5,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। ब्रांच का कैश सेल कितना है, 5,000, क्रेडिट सेल कितना है, 15,000, मतलब टोटल सेल कितना हो गया, 20,000 का। ओके, द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर इज 10,000। ठीक है, डेटर से 10,000 लिया, उनको बेचा माल क्रेडिट का कितना, 15,000 का, उनसे मिले कितने, 10,000। ओके, आगे पढ़िए। द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम में आप कितने पैसे ब्रांच को भेजने वाले हैं। देखिए जितने पैसे आपके पास आए आप उतने ही भेजेंगे। मुझे बताइए, कैश सेल करने के बाद 5,000 रुपए आए आपके पास, माल उधार बेचने पर कुछ पैसे आते हैं क्या,
अभी तो आपने उधार माल बेचा है, कुछ दिनों के बाद आएंगे ना, कल आएंगे, परसों आएंगे, तुरंत तो नहीं आते, अभी तो आपने उधार दिया है। ओके, अगर तुरंत आते तो वो तो कैश सेल हो गया आपका। तो 15,000 तो हमको ऐड करना नहीं है क्योंकि ये पैसे हमारे पास नहीं है। बट कुछ दिनों के बाद डेटर ने 10,000 रुपए आपको ला कर दिए, वो ऐड कर दीजिए, मतलब 15,000 रुपए आप हेड ऑफिस को भेजेंगे। ओके, द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट को कितनी अमाउंट क्रेडिट होंगी? 15,000। जितनी रुपीज उनसे मिले उतने उनके अकाउंट को क्रेडिट होंगे। क्रेडिट सेल की एंट्री डायरेक्टली ब्रांच की है, वो हमारे डेटा सिस्टम में, हमारे एचओ के बुक्स में नहीं आती है। क्रेडिट सेल की एंट्री नहीं आती है। ब्रांच से अगर कोई पैसे मिलते हैं उसकी एंट्री आती है। तो कितने पैसे मिल रहे हैं? पहले तो हमको 5,000 रुपए मिले और बाद में 10,000 रुपए हमको डेटर से मिले, टोटल 15,000 रुपए। देख लेंगे एक बार, इसको हम 0 कर देते हैं और एक बार देख लेते हैं। राइट आंसर सी है 15,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां एमसीक्यू। इसके लिए हमको थोड़ा सा ये कैलकुलेटर नीचे कर देना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम पूरा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए थोड़ा नीचे ले लेंगे हम कैलकुलेटर को और बाद में इसको यूज करते चलेंगे। चलिए, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीटी कैश एट ब्रांच इज 2,000। पीटी कैश का ओपनिंग बैलेंस 2,000 रुपए है। ओके, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पीटी एक्सपेंसेस। पीटी एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस से 10,000 रुपए मिले हमको। ओके, पहली एंट्री क्या हुई? टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस हम लेंगे पीटी कैश का, डेबिट साइड में 2,000 रुपए आ गए। उसी के नीचे टू बैंक 10,000 रुपए आ गए क्योंकि 10,000 भी तो मिले हैं ना आपको हेड ऑफिस से। अब आगे बढ़िए, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीटी कैश इज 3,000। अब पीटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है आपको पता होना चाहिए, डेटा सिस्टम में क्रेडिट साइड में आता है 3,000 रुपए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर अंडर डेटर सिस्टम? डेटर सिस्टम में राइट आंसर कौन सा है? देखिए 9,000 रुपए तो हम कहीं लेंगे ही नहीं, बी तो आंसर होना ही नहीं चाहिए क्योंकि फिगर आपको क्या दिए? 3। पहला फिगर है 2,000 जो डेबिट साइड में आएगा, दूसरा फिगर है 10,000 जो फिर से डेबिट साइड में आएगा और तीसरा फिगर 3,000 जो क्रेडिट साइड में आएगा। तो बी तो आंसर नहीं होगा क्योंकि 9,000 का तो फिगर ही हमारे पास नहीं है, प्लस माइनस तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। इस प्रॉब्लम में कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको क्या पूछा गया है, तीनों में से कौन सा राइट आंसर है। ओके, तो 7,000 भी फिगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो राइट आंसर 3,000 दिखाई दे रहा है जो ए है। और वहां पर भी अगर डेबिट होता था तो वो भी आंसर हमें मैच नहीं करता था, तो फिर हम जाते थे नन ऑफ दी अबो के साथ। बट ए हमको राइट दिखाई दे रहा है, पढ़िए उसको पूरा। ₹3,000 ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट एज पीटी एक्सपेंसेस। ब्रांच अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में लेंगे एज पीटी कैश, क्लोजिंग बैलेंस बोलकर हम उसको लेंगे। ओके, हम उसको देख लेते हैं एक बार, राइट है या नहीं? यस, इट इज करेक्ट। तो राइट आंसर आ गया ए, 3,000 और 3,000 ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट एज पीटी कैश। अगला एमसीक्यू आ रहा है हमारा 9th एमसीक्यू। द हेड ऑफिस सेंड गुड्स एट इनवॉइस प्राइस एट कॉस्ट प्लस 25%। गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 6,25,000। बस इतना ही दिया है, आपने ब्रांच को माल भेजा 6,25,000 का। पहली एंट्री क्या हुई? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये एंट्री हो गई। ये एंट्री कहीं दिखाई दे रही है आपको? 6,25,000 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, बट ये इनवॉइस प्राइस है तो इसमें कितने रुपीस का स्टॉक रिजर्व मिला है एक बार वो निकाल लीजिए और फिर 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन आ रहा है 1,56,250 ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट एज स्टॉक रिजर्व। ए आंसर हो सकता है क्योंकि स्टॉक रिजर्व हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बी भी आंसर हो सकता है क्योंकि स्टॉक रिजर्व हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। सी आंसर नहीं है क्योंकि 5 लाख रुपए ऑन डेबिट साइड हम क्यों लिखेंगे? स्टॉक रिजर्व माइनस करके हम डेबिट साइड पे कभी नहीं लिखते। 6,25,000 हम डेबिट साइड में लिखेंगे और स्टॉक रिजर्व का जो भी फिगर आएगा हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और फिर से देखिए 1,56,000 ऑन डेबिट साइड एज स्टॉक रिजर्व। अब माल अगर हमने ब्रांच को भेजा तो डेबिट साइड में स्टॉक रिजर्व आएगा ही नहीं, डेबिट साइड में तो गुड सेंड टू ब्रांच आएगा जो कि सी है, बट सी का अमाउंट गलत है। ओके, तो डी तो आंसर हो नहीं सकता, ए और बी में टाई है। आपको उसके लिए क्या निकालना है? स्टॉक रिजर्व निकालना है। तो स्टॉक रिजर्व कितनी होती है?
कैलकुलेटर को थोड़ा सा हमने ऊपर ले लिया और हम निकालेंगे स्टॉक रिजर्व कितना है, कॉस्ट प्लस 25। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, जो भी आपकी इनवाइस प्राइस है 6,25,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, 1,25,000 आपकी स्टॉक रिजर्व है। तो राइट आंसर आपका आ रहा है बी। ओके, चलिए चेक करते हैं, बी आपका राइट आंसर है। इस तरह से ये 9th एमसीक्यू हमारा हो गया है। चलिए 10th एमसीक्यू में हम थोड़ा सा कैलकुलेटर ऊपर भी ले लेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है। ब्रांच प्रोवाइडेड ईयर एंडिंग ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ब्रांच क्या कर रही है, ईयर एंडिंग ट्रांजैक्शन डिटेल्स यहां पर प्रोवाइड कर रही है। और उसमें क्या दिया गया है आपको, टोटल सेल 3,42,000 का टोटल सेल है। ओपनिंग बैलेंस दिया गया है डेटर का 37,500 का। क्लोजिंग बैलेंस दिया है डेटर का 53,000 का। कैश रिसीव्ड दी गई है डेटर से 2,98,000। फाइंड आउट द अमाउंट रेमिटेड टू हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पूछा जा रहा है आपने साल भर में ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड आपने हेड ऑफिस को कितने पैसे भेजे। देखिए हेड ऑफिस को दो चीजें भेजी जाती है, पहला कैश सेल्स, दूसरा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अब डेटर्स से कितने पैसे मिले आपको यहां दिखाई दे रहा है क्या, यस दिखाई दे रहा है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 2,98,000। 2,98,000 तो आप ब्रांच हेड ऑफिस को भेजने वाले हैं, उसके साथ में कैश सेल भी भेजने वाले हैं। कैश सेल का फिगर कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, हमारे पास टोटल सेल है। इसका मतलब टोटल सेल में से यदि क्रेडिट सेल को हम माइनस कर दें तो क्रेडिट सेल माइनस करने के बाद जो बचता है वो कैश सेल है। तो हमको अभी क्रेडिट सेल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब क्रेडिट सेल किस तरह से आइडेंटिफाई होगा, देखिए डेटर का पहले क्लोजिंग बैलेंस ले लीजिए आप। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स आपको दिखाई दे रहा है 53,000। अब क्लोजिंग बैलेंस डेटर के पास 53,000 रुपए बाकी है और उन्होंने साल भर में 2,98,000 रुपए भी हमको दे दिए। मतलब उनका टोटल क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है 3,51,000। अब इसमें से हम डेटर का ओपनिंग बैलेंस कम कर देंगे तो इतना माल हमने उनको बेचा है साल भर में। दिस इज आवर क्रेडिट सेल 3,13,500। दिस इज आवर क्रेडिट सेल। माइनस करेंगे 3,42,000, इसमें से 3 लाख, क्योंकि हमको आइडेंटिफाई क्या करना है, कैश सेल, क्योंकि कैश सेल के पैसे ही हम हेड ऑफिस को भेजते हैं। तो ये आ गया हमारा कैश सेल 28,500 का। इसमें हम जोड़ेंगे जो डेटर से हमको पैसे मिले, तो ये आ गया आपका आंसर 3,26,000 का। देखिए 1 बाय 1 आपको हर चीज पढ़नी है, समझनी है, तभी आप राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो यहां राइट आंसर आता है हमारा सी 3,26,500। अगला एमसीक्यू आ रहा है आपके सामने। इसके लिए भी हमको कैलकुलेटर थोड़ा सा नीचे कर लेना पड़ेगा क्योंकि ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा आगे चला गया था वीडियो। चलिए 11वां एमसीक्यू हम पढ़ रहे हैं। अंडर डेटर सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंट बिलो ट्रांजेक्शन फाउंड ड्यूरिंग द ईयर। डेटर सिस्टम में कुछ नीचे ट्रांजेक्शन दिए गए, ये हमको मिल रहे हैं। तो क्या क्या ट्रांजेक्शन है, टोटल सेल 5,53,100 रुपए का टोटल सेल है। क्रेडिट सेल कितना है, 4,75,400 का। आगे पढ़िए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स दिया गया है 48,200 का और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स बताई जा रही है 5,02,100 रुपए की। तो अब मुझे बोलिए डेटर सिस्टम है, इसमें टोटल सेल कहीं नहीं आता है। टोटल सेल कितना है, 5,33,100 रुपए का। मैंने पहले ही आपको बताया टोटल सेल नहीं आएगा, कैश सेल नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और कैश सेल, दो ही चीजें आएंगी। तो 5,53,100 रुपए, 33,100 रुपए तो हमारा क्या है, टोटल सेल है। तो ए आंसर नहीं है क्योंकि उसका फिगर 5,33,100 आ रहा है। बी भी आंसर नहीं है, उसको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ए और बी का जो फिगर है वो 5,33,100 रुपए है, यानी ए और बी हमारा आंसर नहीं है। तो अब सी में क्या दिखाई दे रहा है कि 4,75,400 ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट एज क्रेडिट सेल। अब ब्रांच अकाउंट के में क्रेडिट सेल आता ही नहीं है।
तो सी भी आंसर नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर डी बनता है, बट उसको एक बार वेरीफाई तो कर लेना पड़ेगा। और उसमें दिया गया है 21,500 ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट एज क्लोजिंग बैलेंस। ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 21,500 का। तो अब 21,500 का क्रेडिट बैलेंस हमको दिया है क्या? बिल्कुल नहीं दिया है। हमको क्या क्या दिया है देखिए, टोटल सेल दिया है, उसके बाद क्रेडिट सेल है, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है। अब ओपनिंग बैलेंस है 48,200 ओपनिंग बैलेंस है, उसमें हम क्रेडिट सेल ऐड करेंगे। ओके, ये क्रेडिट सेल आ गया हमारा, हमने ऐड कर दिया। अब इसमें से उनसे जो हमको पैसे मिले थे वो माइनस कर देना पड़ेंगे। ओके, उनसे मिले थे 5,02,100 रुपए, तो ये आ गया 21,500 और यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि 21,500 भी डी में आ रहा है और 21,500 डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है। तो इस तरह से धीरे धीरे हमको राइट ऑप्शन पे पहुंचना है, सारी चीजें माइंड में लेनी है और हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए आ गया, कलर चेंज हो गया, डी हमारा आंसर है। चलिए अगले एमसीक्यू पर चलते हैं। लास्ट वाला एमसीक्यू है ये, 12th एमसीक्यू देखेंगे हम, और इसके लिए थोड़ा कैलकुलेटर ऊपर ले लेंगे। ओके, कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ ब्रांच आर 25,500 एंड 33,000। 25,500 कैश सेल है, क्रेडिट सेल 33,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 28,700। द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम में ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में कौन सी अमाउंट जाएंगी? क्रेडिट सेल तो जाता ही नहीं है, सिर्फ कैश सेल और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, दो ही चीजें जाती है। चलिए कैश सेल 25,500 और उसमें क्रेडिट सेल हम उसमें कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स जो है 28,700 जोड़ देते हैं, तो राइट आंसर आ गया आपका बी। एक बार चेक कर लेते हैं, आ गया आपका राइट आंसर। तो इस तरह से हमने कैश सेल को अवॉइड किया, कैश रिसीव्ड क्रेडिट सेल को अवॉइड किया, कैश सेल्स और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दोनों को ऐड किया और हमारा राइट आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हमने कैलकुलेटर बंद कर दिया है मैंने। इस तरह से हमने सारे 12 एमसीक्यू यहाँ पर समझ लिए। आपको और भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। एक छोटे से एनिमेटेड वीडियो के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के भी एमसीक्यू देखिए मेरे इसी चैनल पे, उसकी भी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5 प्रॉब्लम्स है ब्रांच अकाउंट के, वो भी आप सॉल्व कीजिए। आपके वैल्यूएबल कमेंट दीजिए, सजेशंस दीजिए, और आपको क्या क्या मुझसे सीखना है वो मुझे आप व्हाट्सएप पर मेल कीजिए। मेरा ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और लास्ट में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये चैनल देखते रहिए। थैंक यू।